हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम कॉस्टिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा सरल चैप्टर भी है। अगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करूँ तो प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। अगर मैं प्रोसेस का मतलब कहूँ तो प्रोसेस का मतलब आप सबको पता होगा कि जब किसी काम को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जब किसी काम को हम स्टेप बाय स्टेप कहते हैं तो हम बोलते हैं कि ये काम प्रोसेस से हुआ है, यानी स्टेप बाय स्टेप। यानी एक ही बार में ये काम नहीं हुआ है, इस काम को करने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो कि ये एक स्टूडेंट है और इसका नाम रामलाल है। रामलाल कक्षा 12th का स्टूडेंट है और 12th की परीक्षा पास करने के बाद कॉमर्स साइड से 12th की परीक्षा पास करने के बाद ये सोचता है कि हम अपनी मम्मी पापा का नाम कैसे भविष्य में उज्जवल करें, किस तरीके से हमें भविष्य एकदम हमारा अच्छा हो। तो ये क्या करता है, चार्टर अकाउंटेंट कोर्स ज्वाइन करता है। अब जब ये चार्टर अकाउंटेंट कोर्स ज्वाइन करता है तो इसको ये बात पता होती है पहले से कि इस चार्टर अकाउंटेंट को बनने में मैं कैसे कैसे काम करूँगा। सबसे पहले अगर मुझे ये चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1, इस चार्टर अकाउंटेंट का जो फाउंडेशन एग्ज़ाम होगा, फाउंडेशन यानी कि जिसको आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बोल सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि CA CPT, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। जब मैं CA CPT क्लियर कर लूँगा तब मैं स्टेप नंबर 2 पे आऊँगा और फिर मुझे CA इंटर, जिसको पहले CA IPCC या इंटरमीडिएट भी कहते थे, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा प्रोसेस 2 में। फिर जब मेरा CA इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा तब मैं CA फाइनल में आ जाऊँगा। और जब ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जब मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उस दिन मैं चार्टर अकाउंटेंट बन जाऊँगा। यानी रामलाल की अगर मैं बात करूँ कि रामलाल को चार्टर अकाउंटेंट बनने तक में कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा या कितने सेपरेट स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले उसको फाउंडेशन क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे उसका फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम या CA CPT क्लियर हो जाता है, तब जाके वो CA इंटर यानी प्रोसेस नंबर 2 यानी सेपरेट स्टेज में एंटर करता है, जिसको CA इंटरमीडिएट या CA IPCC भी कहते हैं। जब इसका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब वो अलग स्टेज यानी प्रोसेस नंबर 3 में आ जाता है, जिसको हम CA फाइनल एग्ज़ाम कहते हैं। और जब उसका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब जाके रामलाल चार्टर अकाउंटेंट बन जाएगा। यानी रामलाल को चार्टर अकाउंटेंट बनने में 3 प्रोसेस लगता है और 3 सेपरेट स्टेज के बाद जाके वो चार्टर अकाउंटेंट बनता है। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस मीन्स अ सेपरेट स्टेज। हर एक सेपरेट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की, और वो भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की जो ऐसे फिनिश आउटपुट बनाते हैं या ऐसे आउटकम बनाते हैं जो कि सीरीज ऑफ प्रोसेस के बाद बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जो कि प्रिंटिंग क्लॉथ बनाता है, प्रिंटिंग क्लॉथ। अगर अब इसको प्रिंटिंग क्लॉथ बनाना है तो क्लॉथ को बनाने के लिए सबसे पहले इसको क्या चाहिए, धागे को कटाई करनी पड़ेगी यानी स्पिनिंग डिपार्टमेंट। जब स्पिनिंग डिपार्टमेंट से गुजर जाएगा यानी इस प्रोसेस से, तब वो अगले स्टेप में आ जाएगा। फिर क्या होगा, उसका कपड़े यानी कि धागे बोल सकते हो, वीविंग होगा। वीविंग होने के बाद
फिर उसका क्या होगा, कॉटन बनेगा। कॉटन बनने के बाद क्या होगा, प्रिंटिंग होगी उस कपड़े पे। प्रिंटिंग बनने के बाद कहीं ना कहीं जाके वो प्रिंटिंग क्लॉथ बनेगा। यानी प्रिंटिंग क्लॉथ बनने तक कितने प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। स्पिनिंग होगी, फिर वीविंग होगी यानी धागे का कपड़ा बनेगा। पहले जाके धागे बनेंगे यानी कटाई बुनाई उसकी बुनाई होगी। फिर वीविंग यानी कपड़े के शेप में दिया जाएगा। फिर प्रिंटिंग होगी उस पर, फिर प्रिंटिंग क्लॉथ बनेगा तब जाके। यानी एक प्रिंटिंग क्लॉथ कई सारी स्टेप यानी कई सारे सेपरेट स्टेज या कई सारे प्रोसेस होने के बाद गुजरता है। तो प्रोसेस मीन्स क्या होता है, प्रोसेस मीन्स अ सेपरेट स्टेज। प्रोसेस का मतलब होता है सेपरेट स्टेज। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात करूँ तो एक एग्जांपल प्रिंटिंग क्लॉथ का है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कोकोनट ऑयल की, तो अगर मुझे कोकोनट ऑयल ही बनाना है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोकोनट ऑयल को क्रशिंग करनी पड़ेगी। यानी कोकोनट ऑयल को कोकोनट परचेज करके उसको क्रश करना पड़ेगा यानी तोड़ना पड़ेगा। जब कोकोनट क्रश हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। और वो जब रिफाइनिंग भी हो जाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा। और पैकिंग करके कोकोनट ऑयल बन जाएगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि कोकोनट ऑयल बनने तक कितने सारे उसको सेपरेट स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। पहले जाके क्रशिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, फिर जाके पैकिंग होती है, या यूँ कह लो फिनिशिंग होती है, फिर जाके पैकिंग होती है। यानी कई सारे सेपरेट स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरीके से आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ ऑरेंज या फिर एप्पल जूस का, या फिर वाइन का, या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का, या फिर आप यूँ कह सकते हो सॉल्ट का। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं या ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं जो ऐसे आउटकम यानी ऐसे फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि सीरीज ऑफ प्रोसेस का बाद बनता है, यानी कई सारे स्टेप के बाद बनता है। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मीन्स अ सेपरेट स्टेज। प्रोसेस का मतलब होता है एक सेपरेट स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, वेयर इन द मटेरियल इंट्रोड्यूस, जहाँ पे हम मटेरियल को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इन प्रोसेस एंड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्मेट, और वो मटेरियल किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट का जो भी आउटकम होगा, यानी इसमें जो मटेरियल इंट्रोड्यूस करूँगा वो किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो आउटकम होगा वो वीविंग के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मीन्स या प्रोसेस रेफर्स टू अ सेपरेट स्टेज। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो प्रोसेस का डेफिनेशन, कि प्रोसेस मीन्स या प्रोसेस रेफर्स टू अ सेपरेट स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वेयर द मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस, जहाँ पे हम मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोसेस में, आर कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्मेट, और वो किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोसेस। आइए अब हम समझते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को, कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। प्रोसेस को तो हमने समझ लिया कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है एक सेपरेट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जहाँ पे हम मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो मटेरियल किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो ऐसी इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को पासेस थ्रू टू और मोर प्रोसेस, जहाँ पे रॉ मटेरियल टू और मोर प्रोसेस से होके गुजरता है बिफोर कन्वर्टेड अ फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो उस इंडस्ट्री या उस मैन्युफैक्चर के द्वारा इस्तेमाल की जाती है अपने कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हर एक सेपरेट स्टेज का, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है पासिस थ्रू टू और मोर प्रोसेस बिफोर कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले पहले अगर उस रॉ मटेरियल को दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है तो ऐसे मैन्युफैक्चर या ऐसे इंडस्ट्री में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाइज टू, आप कह सकते हो कि प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसे वहाँ पे अप्लाई होता है या उस फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है या उस मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल होता है वेयर द फिनिश आउटपुट इज द आउटकम ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोसेस, जहाँ पे हमें फिनिश आउटपुट जो है उस सीरीज ऑफ प्रोसेस के बाद मिलता है। यूँ कह लूँ द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट्स ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस का आउटपुट जो होता है वो अगले प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस वन का जो आउटपुट होगा, प्रोसेस वन का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस टू का, यानी इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो होगा वो प्रोसेस टू के लिए क्या हो जाएगा,
इनपुट हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 3 के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और फिनिश प्रोडक्ट बनने तक ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो उस इंडस्ट्री या उस मैन्युफैक्चर के द्वारा अपने हर एक सेपरेट स्टेज को या हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है पासेस थ्रू 2 और मोर प्रोसेस, जहाँ पे रॉ मटेरियल 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरता है बिफोर कन्वर्टेड अ फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले। अगर आप लिखना चाहते हो कि प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में आप लिख लो कि प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाइज टू फैक्ट्रीज ऑब्लिक मैन्युफैक्चर वेयर द फिनिश आउटपुट इज द आउटकम ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। फिर आगे लिखो, द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। फिर अगले में लाइन में लिखो, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। यानी प्रोसेस 1 का हम कॉस्ट अलग रिकॉर्ड करेंगे, प्रोसेस 2 का अलग रिकॉर्ड करेंगे, प्रोसेस 3 का हम कॉस्ट अलग से रिकॉर्ड करेंगे ऑफ इट्स बिकमिंग द फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले पहले। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोसेस कॉस्टिंग कौन कौन सा इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। तो आप अगले पैराग्राफ में लिखो, एक हेडिंग बनाओ, लिखो प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाइज टू द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। एग्जाम्पल, क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री, कोकोनट ऑयल मेकिंग इंडस्ट्री, ऑरेंज एंड एप्पल जूस मेकिंग इंडस्ट्री, केमिकल, वाइन, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, सॉल्ट, सीमेंट, प्लास्टिक चेयर, बटर। ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस का यानी प्रोसेस 1 का हम क्या करेंगे, अलग से कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, प्रोसेस 2 का हम अलग से कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, प्रोसेस 3 का हम अलग से कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। यानी हर एक सेपरेट स्टेज के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से हम इसका कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। तो आप एक लाइन लिखो, और इन प्रोसेस कॉस्टिंग सेपरेट प्रोसेस अकाउंट आर प्रिपेयर, इन प्रोसेस कॉस्टिंग सेपरेट प्रोसेस अकाउंट्स आर प्रिपेयर फॉर ईच प्रोसेस। और प्रोसेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल एक्सपेंसेस बिकम डेबिट, हम सारे खर्चे को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो भी इनकम होगा, इनकम तो बेसिकली अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। इनकम क्या, जो भी उसका आउटकम होगा वो अगले प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा अगले प्रोसेस में। आइए अब हम प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा बेसिक फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट। मेरे ख्याल से अब सही तरीके से विजुअल होगा आप लोगों को। प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे जो भी होगा, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 या प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, वो लिखेंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, फिर अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर्स, आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, यूनिट्स, रेट और ये अमाउंट का। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट।
पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले जैसे कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए क्या, रॉ मटेरियल। तो हम लिखेंगे टू डायरेक्ट मटेरियल कि भैया प्रोसेस को अगर मुझे काम को स्टार्ट करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, टू डायरेक्ट मटेरियल। जितना जितना आपको यूनिट्स चाहिए, मान लो से सपोज अगर आपने 10 यूनिट्स लगाया तो 10 यूनिट, 100 यूनिट लगाया तो 100 यूनिट, किस रेट से वो यूनिट है। अगर एक यूनिट 10 रुपये से तो वहाँ पे आप लिखोगे रेट पर यूनिट, और वो अमाउंट कितने का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट्स 10 रुपये से तो अमाउंट कितने का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। फिर डायरेक्ट मटेरियल लगाओगे। अगर मान के चलो कि ये प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 या कोई भी सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, तो आपको पता है सब्सिक्वेंट प्रोसेस की केस में क्या होता है कि जो प्रीवियस प्रोसेस से आउटकम निकला होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, यानी कि प्रोसेस 1 से जो आउटकम निकला होगा वो प्रोसेस 2 के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो ये प्रोसेस प्रीवियस प्रोसेस से जो भी आउटपुट निकला होगा या जो भी आउटकम निकला होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक इनपुट हो जाएगा, यानी रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि कौन से प्रोसेस से आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट। मान लो प्रोसेस 2 से आ रहा है तो आप लिखोगे टू प्रोसेस 2 अकाउंट। जितना भी यूनिट्स आ रहा है, किस रेट से आ रहा है और कितने का अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस 1 का जो आउटकम है वो प्रोसेस 2 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोसेस 2 के लिए ऑब्वियसली इनपुट हो जाएगा, तो वो भी तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, वो भी तो एक प्रकार का हमारे लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रॉ डायरेक्ट मटेरियल लगाएंगे प्रीवियस प्रोसेस। ये प्रीवियस प्रोसेस तभी होगा जब कोई सब्सिक्वेंट प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोसेस 1 अकाउंट बना रहे हैं तो उससे पहले का तो कोई प्रोसेस होगा ही नहीं, तो उस केस में ये नहीं होगा। उसके बाद मटेरियल तो हो गया, फिर क्या लगेगा उस पर, अब यह काम स्टार्ट होगा तो टू डायरेक्ट वेजेस लगेगा, टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या लगेगा, कितने अमाउंट का, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस कभी भी यूनिट्स को इंक्रीज नहीं करता। डायरेक्ट वेजेस किस पे लगता है, अमाउंट में, कि 5000 का डायरेक्ट वेजेस लग गया, 6000 का डायरेक्ट वेजेस लग गया। डायरेक्ट वेजेस कभी भी यूनिट्स को इंक्रीज नहीं करता, तो यूनिट्स और रेट के कॉलम में हम नहीं लिखेंगे। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम वही, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यूनिट्स और रेट को इंक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि 5 यूनिट्स, आप सुनोगे 5000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, तो सीधा आप अमाउंट की कॉलम में लिखोगे। उसके बाद ये तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भैया प्रोसेस 1 में तो ये तो सिर्फ आपने डायरेक्ट लिया, इनडायरेक्ट भी तो लोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहाँ पे काम हो रहा है यानी फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो टू फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे आपने ले लिया, तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। अगर मैं प्रोसेस 1 अकाउंट की बात करूँ तो प्रोसेस 1 में अगर कोई काम स्टार्ट करोगे तो इसलिए मटेरियल लगाओगे, कितना यूनिट्स लगा लो, किस रेट के हिसाब से लगा रहे हो, कितने अमाउंट का लगा रहे हो। लेकिन अगर मान के चलो ये प्रोसेस 1 नहीं है, सब्सिक्वेंट प्रोसेस, यानी प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 है, तो ऐसे केस में प्रोसेस 1 का जो आउटकम होगा वो प्रोसेस 2 के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक इनपुट, यानी रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंसेज होता है। तो आप लिखोगे टू प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट, या फॉर एग्जाम्पल टू प्रोसेस 2 अकाउंट, कितना यूनिट्स, किस रेट से, कितने अमाउंट का। फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल प्रीवियस प्रोसेस कर दिया, अब मटेरियल तो हो गया, उस पर क्या लगेगा, वेजेस लगेगा। पहले हम डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस कभी भी अमाउंट में होता है, यूनिट्स और रेट को इंक्रीज नहीं करता, तो सीधा हम बेसिकली अमाउंट की कॉलम में लिख देते हैं। क्योंकि डायरेक्ट वेजेस क्या होता है, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा 10 यूनिट्स डायरेक्ट वेजेस हुआ है, फिर डायरेक्ट वेजेस 5000 का हुआ है, डायरेक्ट लेबर कितने का हुआ है, 10,000 का, यानी टोटलिटी अमाउंट में दे रखा होता है, तो सीधा हम अमाउंट की कॉलम लिख देंगे। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का, और ये तो हमने डायरेक्ट लिया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो लग रहे होंगे उस काम को बनाने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो टू फैक्ट्री ओवरहेड बेसिकली हम लेंगे। फिर इस साइड में हम क्या करेंगे, मान के चलो अगर
सबसे पहले हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद मान के चलो अगर ये लास्ट प्रोसेस है, यानी इसके बाद सीधा फिनिश आउटपुट बनेगा, तो आप सीधा फिनिश गुड्स अकाउंट में भेज दोगे। लेकिन मान के चलो इसके बाद कोई और प्रोसेस होना है, तो आप क्या करोगे, जैसे बाय सेल्स करते थे ना, वैसे आप यहाँ पे, क्योंकि इतने का सेल्स हो गया, जस्ट लाइक वैसे ही कि इतने का काम हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप लिखोगे, क्रेडिट कर दोगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, यानी बाय, अगर ये 1 है तो बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। जो भी यूनिट्स होगा, जितने का रेट होगा और जितने का अमाउंट होगा वो लिख देंगे। लेकिन मान के चलो ये लास्ट प्रोसेस है, तो ऐसे केस में नेक्स्ट प्रोसेस में तो जाएगा नहीं, तो सीधा हम कहाँ पे भेजेंगे, भैया माल बन के तैयार हो गया तो इसको भेज दो फिनिश गुड्स अकाउंट में। तो हमने ये देखा कि प्रोसेस अकाउंट जो हम बनाते हैं, तो प्रोसेस अकाउंट के हम डेबिट साइड में बेसिकली 2 डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं। अगर कोई प्रीवियस प्रोसेस आउटकम आ रहा है तो 2 प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट लिखते हैं, फिर 2 डायरेक्ट वेजेस, फिर 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा तो बाय नेक्स्ट प्रोसेस में आप डाल दो, क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर मान के चलो ये लास्ट प्रोसेस और सीधा फिनिश आउटकम निकलेगा, तो फिनिश गुड्स अकाउंट में भेज दोगे आप इसको। अभी हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा कि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। मान लो कि अगर वो लास्ट प्रोसेस नहीं है, यानी उसके बाद भी प्रोसेस होना बाकी है, तो जो प्रीवियस प्रोसेस का जो भी आउटकम होता था वो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर वो लास्ट प्रोसेस है, तो लास्ट प्रोसेस है तो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट्स में। बात आता है कि भैया ये नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है ना, प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया। और फिनिश गुड्स अकाउंट्स अभी हम सीखते हैं कि फिनिश गुड्स अकाउंट्स कैसे बनता है। तो फिनिश गुड्स अकाउंट्स के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करो। पहला पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट्स, रेट और ये अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे हेडिंग डालो फिनिश गुड्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, ये रेट का कॉलम, ये अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट और ये अमाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी कि लास्ट प्रोसेस से जो आउटकम होगा वो सीधा फिनिश गुड्स बन गया और इसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दो। तो जब हम फिनिश गुड्स अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई लास्ट प्रोसेस से आया कितना, यानी जो भी लास्ट प्रोसेस से आएगा, तो 2 लास्ट प्रोसेस अकाउंट। मान लो कि लास्ट प्रोसेस 3 था तो आप लिखोगे 2 प्रोसेस 3 अकाउंट। कितना यूनिट्स फिनिश गुड्स आया, किस रेट के हिसाब से और कितने अमाउंट का। प्रोसेस अकाउंट में सिर्फ हमने फैक्ट्री तक के खर्चे लिए थे, उसके बाद के जो खर्चे होते हैं याद करो कॉस्ट शीट में, उसके बाद के खर्चे को हम क्या बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के खर्चे हम लेंगे। फिनिश गुड्स में ध्यान रहे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हम डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो अगले प्रोसेस में, जहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स डिटरमाइन करना हो, वहाँ पे हम जाके डेबिट करेंगे।
यहाँ पे तो हमें पता है कि फिनिश गुड्स बनने तक कितना खर्चा हमने इनकर्ड कर दिया, वो हमें डिटरमाइन करना है। तो बेसिकली हमने फिनिश गुड्स बनाया, लास्ट प्रोसेस से जो भी आउटकम आया उसको हमने डेबिट कर दिया। जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, वो भी हमारे लिए खर्चा है। उसके बाद इस अकाउंट बनाने का बेसिकली हमारा मेन मोटिव होता है कि हमने कितना फिनिश गुड्स तक हमने कितना कॉस्ट इनकर्ड करा, और उस जो भी अमाउंट है उसको हम भेज देंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। कितना यूनिट्स, किस रेट के हिसाब से, कितने अमाउंट का, और ये कॉलम हम बंद कर देंगे। इस फिनिश गुड्स के बाद हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। मैं यही बना के दिखाता हूँ आपको फॉर्मेट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट का। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, सेम इस साइड भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो किस प्रोसेस से आया है, लास्ट हमारा क्या था अकाउंट, फिनिश गुड्स। यहाँ पे पहले हम नाम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कौन सा लास्ट अकाउंट था, फिनिश गुड्स ना। यहाँ पे लिखेंगे हम टू फिनिश गुड्स अकाउंट। कितना यूनिट्स आया है, किस रेट के हिसाब से, कितना अमाउंट, ये जो है ना ये वाली एंट्री, बस यही यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेसिकली हमें डिटरमाइन करना होता है कि सेल्स तक हमारा कितना खर्चा हो जाएगा इस प्रोडक्ट को बनाने पे। तो इस अकाउंट के अंदर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे डेबिट कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यानी जो भी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे होंगे वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ से ये अकाउंट बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि सेल्स तक हमने कितना कॉस्ट इनकर्ड कर लिया इस प्रोडक्ट को बनाने पे वो। फिर उसके बाद यहाँ से जो भी अमाउंट आउटकम आएगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और इसके बाद हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट फॉर्मेट बनाते हैं, और कॉस्टिंग P&L अकाउंट से बेसिकली हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया और इसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। बेसिकली हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट से। तो प्रोसेस अकाउंट के चैप्टर में, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में हम बेसिकली कितने अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल अगर मैं अभी तक बात करूँ तो प्रोसेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट से फिनिश गुड्स अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता है अगर लास्ट प्रोसेस है तो। फिनिश गुड्स अकाउंट्स में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम भेज देते हैं उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है कितना हमने सेल्स तक खर्चा इनकर्ड कर लिया, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हम उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। और कॉस्टिंग P&L अकाउंट में हम डिटरमाइन करते हैं कितना इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बेसिकली होना चाहिए। तो कितने अकाउंट बने, प्रोसेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, तीसरा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, चौथा कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्टिंग P&L अकाउंट अभी हम बनाना सीखते हैं। कॉस्टिंग P&L अकाउंट का फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट होगा जैसे कि और अकाउंट का होता था, पर्टिकुलर यूनिट्स रेट अमाउंट, सेम पर्टिकुलर यूनिट्स रेट अमाउंट। लेकिन आप इसमें यूनिट्स और रेट का कॉलम स्किप भी करते हैं, सिर्फ आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बना सकते हैं। तो चलो लिखते हैं पर्टिकुलर्स,
यूनिट्स, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट और ये अमाउंट। कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट से पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, तो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बेसिकली कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट बनाने का हमारा जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम डिटरमाइन कर सके प्रॉफिट और लॉस, या फिर हम जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका हम सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स वैल्यू हम क्या कर सके? डिटरमाइन कर सके। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स तक जो भी खर्चा होगा वो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया है। अब हम क्या कर देंगे, इसमें जो भी हमें प्रॉफिट अर्न करना होगा इस प्रोडक्ट पे, वो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। कई बार ये प्रॉफिट आपको दे रखी होती है, कई बार ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है जब आपको सेल्स वैल्यू दे रखी होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा? बाय सेल्स वैल्यू कह सकते हो, या फिर इसको सेल्स अकाउंट भी कह सकते हो। कैसे निकलेगा ये? बैलेंसिंग फिगर, अगर प्रॉफिट दे रखी होगी, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखी होगी तो सेल्स वैल्यू दे रखा होगा और प्रॉफिट को हम क्या कर लेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। अब हम ये अकाउंट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, प्रोसेस अकाउंट से फिर नेक्स्ट अगर सब्सिक्वेंट उस पर काम होना है तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस या नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर नहीं वो लास्ट प्रोसेस है तो फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर फिनिश गुड्स से हमने देखा कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम अगली क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी आज हमने पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट आप कवर कीजिए और अच्छे तरीके से आप इसका नोट्स बनाइए।